आयुर्वेद के सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज, जैसे वहाँ पे एलोपैथिक में होता है एमडी एमएस के बाद डीएम और एमसीएच होते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ भी आयुर्वेद में भी तैयार करे भेजे। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो आपको 2 4 10 20 करोड़ देने के लिए तैयार है वो। मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट निकालने जा रहे हैं जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे भी? इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा। आयुष यूनिवर्सिटी में अभी मीटिंग थी हमारी 11:30 बजे से, तो उसमें पीजी में और भी सब्जेक्ट बढ़ाए जा रहे हैं। सभी कॉलेजों को इनवाइट किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट में देखिए, आपके अभी ग्रेजुएट होते होते बहुत कुछ। नमस्कार, आज हमारे साथ डॉक्टर डी के मौर्य जी हैं, जो कि राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ के प्रिंसिपल हैं और ये अधीक्षक के पद पे भी हैं, और वर्तमान में ये फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा गोरखपुर यूनिवर्सिटी के, जो गोरखपुर में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, वहाँ के डीन भी हैं। और इन्होंने अपना एमएस जो है वो सालाके से किया है, आईएमएस बीएचयू से। तो आज इनसे हम जानेंगे कि कैसे आयुर्वेद पहले क्या था और आयुर्वेद अभी क्या है, और जो बच्चे अभी नए एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए फ्यूचर में आयुर्वेद में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो नमस्ते सर। सर पहले तो सर बहुत बहुत थैंक्स सर मेरे साथ मतलब ऐसे आने के लिए सर, और अपने इतने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल के देने के लिए। तो सर जैसे कि अभी नीट का पेपर हुआ है, तो नीट के पेपर के बाद कुछ बच्चे हैं जिनको एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया उनका। अब जिनका नहीं हो पाया है वो अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा चिंतित हैं कि आयुर्वेद में क्या करेंगे, आप पहले कैसा था, आप कैसा है। हालांकि गवर्नमेंट जो है कई सारी अपॉर्चुनिटी दे रही है, उसके बाद भी बच्चों को ये पता नहीं चल पा रहा है। सर तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, जब आप पहले आयुर्वेद में एडमिशन लिए थे तो सर आपके अंदर भी कुछ ऐसा होगा कन्फ्यूजन टाइप का कि एमबीबीएस मतलब आयुर्वेद में आए हैं ऐसे वैसे, और वहाँ से जो ये प्रिंसिपल बनने तक की जर्नी है, तो सर क्या आप बता सकते हैं बच्चों को, जिससे सर बच्चे थोड़े मोटिवेट हो सके और कुछ आइडिया ले सकें। जब 1995 में हमने, उस समय सीपीएमटी हुआ करता था जी सर। तो सीपीएमटी में के माध्यम से जब हम सिलेक्ट हुए जी तो बीएमएस ही मिला। वो मेरा पहला चांस था। जी पहली बार में ही हम सिलेक्ट हो गए, जी बीएमएस मिला। तो गांव में तो बड़ी खुशी थी कि डॉक्टर बन गए। और इसी तरह हमारे एक गांव में एक पास में और थे जो राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत से किए हुए थे बीएमएस, वो मेडिकल ऑफिसर हो गए। जी तो हम लोगों को ऐसा लगा कि हाँ, बहुत अच्छी जो है बीएमएस एमबीबीएस के बराबर है, और ये गेस्टेड पोस्ट है, क्लास 2 की पोस्ट है, और इसमें भी हम वैसा ही कर सकते हैं जैसा मेडिकल में एमबीबीएस करने के बाद कर सकते हैं। तो वो क्रम चलता हुआ बीएमएस किए। फिर बीएमएस करने के जैसे ही शुरुआत हुई तो उसमें थोड़ा सा ऐसा तो लगता था कि आयुर्वेद का है, कुछ जड़ी बूटियां हैं, थोड़ी बहुत ऐसे ही लोगों को कहने में, लेकिन लगा कि हाँ डॉक्टर बन रहे हैं। और डॉक्टर बनने का जो क्रम रहा, धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ते गए हम, वो बहुत ही अच्छा लगता गया। क्योंकि इसमें केवल एक जो आयुर्वेद की जैसे कहा जाता है केवल संस्कृत पढ़ते हैं, जी ऐसा नहीं। संस्कृत के साथ में हम लोग जो पढ़ते गए, जब उसमें मॉडर्न का पोर्शन आता गया, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, उसके बाद जब सेकेंड ईयर में आए पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे बहुत से ऐसी चीज़ें आती गई, जिसके बाद बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट होता गया कि हाँ आयुर्वेद के साथ उसको हम एक दूसरे को कोलैबोरेट कर सकते हैं। और उसमें जो कहा जाता है कि सामंजस्य बैठाने का तरीका होता है आयुर्वेद और एलोपैथ को। क्योंकि एलोपैथ में जो ये जो होती हैं डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, जी डायग्नोस्टिक टूल्स जो होते हैं वो आयुर्वेद के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। हम डायग्नोसिस करें उसके माध्यम से और ट्रीटमेंट करें अपना, तो इसमें बहुत ही अच्छी सफलता मिलती है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हुए क्रम में जब आते हैं फाइनल ईयर में, अब जो है जो पैटर्न चल रहा है 1.5 ईयर का, तो कहा जाए कि फाइनल ईयर में पहले होता था, हम 5 साल की डिग्री वाले थे, जी 1-1 साल के 5, तो लंबा तो लगता था लेकिन सीखने को खूब मिलता था। अभी भी लोग जिला अस्पताल में भी जाकर सीखते हैं। आयुर्वेद कॉलेज में भी बहुत ही अच्छी अब सुविधाएं हो गई हैं। पहले हमारे टाइम पे जब हम उस समय पढ़ते थे 1985 में, तब सुविधाएं कम थी, लेकिन अब देखा जाए कि सभी आयुर्वेद कॉलेज में इतनी अच्छी सुविधाएं, चिकित्सक हैं और मेडिसिन्स हैं, जांच करने की सुविधाएं इतनी हैं। तो हमें लगता है कि बच्चों को, जो छात्र अगर इसमें आने पर कुछ थोड़ा सा डिमोरलाइज होते हैं, हम उनको कहना चाहेंगे कि ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसमें भी करना चाहें तो बहुत ही अच्छा रास्ता है। और उसके बाद हम इंटर्नशिप किए, इंटर्नशिप के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेक्शन बीएचयू में हो गया। जी उसमें भी हमें सालाक्य मिला, जिसमें सालाक्य में ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी और ओरोडेंटल साइंस, ये 3 चीज़ें होती हैं। हमारी स्पेशलिटी रही डेंटिस्ट्री की,
अच्छा। तो डेंटिस्ट्री भी हम बहुत ही अच्छा सीखे, और अब भी जब भी हमें मौका मिलता है मरीज़ देखने का करते भी हैं। और जहाँ भी हम रहे हैं प्रिंसिपल के रूप में, वहाँ सब जगह डेंटिस्ट्री का सब सेटअप हमने करवा दिया है। जी। उसी तरह हम कहेंगे कि जो सभी छात्रों के लिए इसको बहुत ही अच्छा है। बीएमएस करने के बाद भी है, उसके बाद अगर पीजी कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। और बीएमएस करने के बाद कई ढेर सारे रास्ते निकल आते हैं, अपनी प्रैक्टिस करें, एंटरप्रेन्योरशिप में हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी में है जी। उनमें जा सकते हैं। तो इस तरह से ढेर सारे रास्ते होते हैं कहीं, और किसी से हम अपने को कमतर न समझें। जी, जी। जहाँ भी हो उसमें आगे बढ़ते रहें और अपने को एक बहुत ही अच्छा चिकित्सक के रूप में बनाएं। जी। तो सर, जैसा अभी आपने बताया कि आप जिस कॉलेज में गए हैं वहाँ पे आपने जो भी सर्जरी है डेंटल वाली वो की, तो सर क्या आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आपके साथ, जो कोई पेशेंट आया और उसका रिव्यू काफ़ी अच्छा रहा हो आयुर्वेद को लेके? अब एक ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर हम टोटल जी। आयुर्वेद को लेकर के देखें, हमारे जो आयुर्वेद में किसी भी पेशेंट के लिए पंचकर्म चिकित्सा, जी। और पंचकर्म चिकित्सा एक ऐसे हमारी जो विधि है, और वो कहें कि आयुर्वेद के हमारे जो मनीषियों ने हमें दिया है, जी। उस सभी बीमारियों के लिए फिट बैठता है। चाहे वो काय चिकित्सा का मरीज होता है, जनरल पेशेंट जिसको कहते हैं, जी। चाहे वो सर्जरी का पेशेंट हो, चाहे वो ईएनटी का हो, कहीं अगर कहा जाए कि मानसिक रूप से बीमार आदमी हो उसको भी, यहाँ तक कि हमने अपने अनुभव में देखा है, जो हमने खुद ट्रीट किया है जी। आयुर्वेद की दवाओं से, ऐसा ड्रामेटिक रिलीफ, जो मैजिकल रिपोर्ट जैसे कि जिसको कहते हैं, वैसा हमने देखा है। कई बार ऐसे पेशेंट आए हैं जिनमें कि वो पेशेंट एकदम से निराश होकर के कि अब कहीं कुछ नहीं हो सकता है। एक अपना अनुभव हम बताते जी। हैं, जी केवल सर। एक ही बताएं। जी। वो जो आईलिड का होता है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, जी। वो कैसे हुआ? उसको इलेक्ट्रीशियन था वो, गवर्नमेंट जॉब में, अच्छा। गवर्नमेंट जॉब में इलेक्ट्रीशियन। वो उसको काम करते समय शॉक लग गया होगा, जो भी इलेक्ट्रिक का करंट, उसके बाद उसकी ऊपर की आँख, पलक, आईलिड जिसको कहते हैं, अभी आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, जो भी हमारे छात्र हैं पढ़ें देखें कि ड्रूपिंग ऑफ आईलिड के काजेज क्या क्या हैं। जी सर। उसमें ये भी है एक इलेक्ट्रिकल शॉक, उसके कारण जो है एक आँख की उसकी पलक उठना बंद हो गई थी। बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा लिया एलोपैथिक का, उसके बाद वो हार करके तब 4-6 महीने, 1 साल 2 साल जितने भी किया हो, उसके बाद हमारे पास आया। और हमने यही जो पंचकर्म और उसका एक्सटेंशन जो होता है, पंचकर्म का एक्सटेंशन जिसको कहते हैं, जो शालाक्य में प्रयोग होता है, जी। क्रियाकल्प। क्रियाकल्प, अब पंचकर्म के कुछ भाग ले जाते हैं और क्रियाकल्प के कुछ भाग लिए जाते हैं। ये दो जो हैं, इन दोनों का मिला करके हमने किया। मात्र 15 से 20 दिन में उसकी आँख खुलने लगी। तो हमने देखा कि हम आयुर्वेद के हो कर के भी हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, जबकि दूसरे लोग हमारे पास पेशेंट भेजते हैं, दूसरी विधा के लोग भी, और उसमें कई और भी देखे हुए हैं हमने। कैंसर के मरीजों का पोस्ट ट्रीटमेंट, जो कैंसर का रेडियोथेरेपी वगैरह करवा के रहे आए हो, उनमें वेट लॉस जो होता है वो, उसमें हमारा पंचकर्म पूरी का पूरा बहुत ही लाभदायक है। उसमें जो बस्ती की जाती है, बस्ती दी जाती है, उसके लाभ हमने बहुत देखे। पेशेंट इतना वीक होकर के आया था, बाल झड़ गए हों, एकदम से एकदम कहा जाए कि शरीर में दम जान नहीं, उसके भी मांस रस की बस्ती दिलवाते हुए उसको 3-4-5 महीने में एकदम इतना हेल्दी कि पहले से भी अच्छा स्वस्थ हुआ हुआ व्यक्ति। तो ऐसे कई हम अगर एग्जांपल देना चाहें तो बहुत ढेर सारे हमारे हैं, क्योंकि अब 1995 से अब तक हम देखें तो कुल मिलाकर के 40 वर्ष का अनुभव हमें है। 40 वर्ष के चिकित्सा क्षेत्र में, आयुर्वेद में हमारे पास अनुभव है। तो उसका लाभ हम देना चाहते हैं। थोड़ा सा हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होने के कारण हम समय तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन हमसे जो कोई भी सीखने की इच्छा रखता है, आता है, हम उसको अपने अनुभव भी देते हैं और उनको बताते भी हैं कि आप अपने को कमतर मत समझिए। आप जहाँ हैं बहुत ही अच्छी जगह हैं। आपको ईश्वर ने एक सेवा भाव के लिए भेजा है, तो उसमें आप सेवा करिए। और आपको फाइनेंशियल क्राइसिस कभी नहीं होगी। और एक से एक लोगों को देखा है जो केवल आयुर्वेद की चिकित्सा करते हुए बहुत ही अच्छा नाम कमा रहे हैं और पैसे भी अच्छे कमा रहे हैं, केवल आयुर्वेद की चिकित्सा करते हुए। समय तो थोड़ा लगता है, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ता है आयुर्वेद की चिकित्सा करने में। जी सर।
और सर अभी आपने बताया कि आपने 1985 में बीएमएस मतलब बीएमएस में एडमिशन लिया, शुरुआत की। तो सर आप आयुर्वेद को तब कैसे देखते थे, और आज जैसे आज गवर्नमेंट जो है कई सारी ऐसी नीतियाँ हैं, मतलब मोदी गवर्नमेंट जो भी है वो चीज़ें कर रही है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद लैग कर रहा है। तो सर आप इसको कैसे देखते हैं, तब की अपॉर्चुनिटीज़ वर्सेस आज की अपॉर्चुनिटीज़? अब उस समय जब हमने एडमिशन लिया था तब तो एक केवल था कि गवर्नमेंट जॉब करे, नहीं तो फिर जी, प्रैक्टिस में आए, प्रैक्टिस करिए जी। बस दो ही रास्ते होते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम अब इतनी अच्छी आई हुई हैं कि आप एक ग्रेजुएट बन करके सिंपली केवल मेडिसिनल प्लांट का जी फार्म, मतलब जो फार्म हाउस कहा जाए, जी जी मेडिसिनल जी, प्लांट की खेती करना खेती शुरू कर करके जी दीजिए। सर। उसको लेने के लिए, क्योंकि आप आपके जो प्लांट होंगे मेडिसिनल प्लांट, वो एकदम कहा जाए कि प्योरिटी उसमें होगी, और कंपनियां बहुत ज़्यादा उसके लिए आपको इच्छुक होंगी कि आपसे ली जाएं। और कहा जाए एक जो इंटरनेशनल लेवल पे अब का इस समय है, इंटरनेशनल लेवल पर भी आयुर्वेद के कई ऐसे कंट्री हैं जहां वो अपने यहाँ मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट निकालने जा रहे हैं, जो अच्छा, हमारे इंटरनेशनल लेवल पे भी? इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा कई देशों पे आए हैं, अमेरिका के आए हैं, यूके के आए हैं। अब एक 3-4 महीने से प्रोसेस चल रहा है। तो जी हम कहेंगे कि बीएमएस किया हुआ एक ग्रेजुएट सिंपली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा नाम कर सकता है, और अपने एक्सपीरियंस को जैसा ही वो बढ़ाते जाएंगे, जी इधर उधर दिमाग न लगाएं, केवल आयुर्वेद का अनुभव लेते रहें चिकित्सा में, और थ्योरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो उसके लिए थोड़ी सी आपकी वोकल इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ये कई ऐसे टास्क हैं जो छात्र अगर पूरा करें हैं रहें तो आप देश ही नहीं विदेशों में जाने के बहुत अच्छे अब आ रहे हैं, स्कोप बढ़ रहे हैं। तो इसको हम सभी के लिए कहेंगे कि आप बीएमएस में आकर के बहुत ही अच्छा किए हैं, और अपने को स्वस्थ रखते हुए दूसरों को भी दूसरों स्वास्थ्य को शस्त्र दे सकते हैं। अच्छा, जैसा अभी आपने बात की इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की, सर इसमें मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो प्रैक्टिस अब्रॉड में करना चाहते हैं, सर इसके बारे में क्या कर सकते हैं? और दूसरी चीज़ सर, आपने बोला कि अभी ये इंग्लिश लैंग्वेज का, सर आप जब किए थे 1985 में तभी सर संस्कृत थी और आज भी संस्कृत है, ठीक? तो सर इसको आपने टैकल कैसे किया, जितने इतने सारे श्लोक रहते हैं, बाकी सारी चीज़ें? अब देखिए क्या है कि जो उसमें मूलभूत जो ग्रंथ हैं हमारे, संस्कृत इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अगर उसको ट्रांसलेट करके लिखा हुआ होता है तो उसमें हो सकता है कहीं उसमें डेविएशन हो जाए, जी कोई वेरिएशन हो जाए उसको संस्कृत से हिंदी में करने में। क्योंकि जो संस्कृत से हिंदी में करने वाले विद्वान हों, हो सकता है कि उनको उस शब्द का अर्थ थोड़ा सा अलग कर दिया हो। इसलिए संस्कृत को हमें अच्छा जानना चाहिए, और उसके साथ में संस्कृत के साथ में, क्योंकि वो उसको ट्रांसलेट करेंगे तो हिंदी में, हम सभी लोग अपने हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, तो उसको संस्कृत से हिंदी में करने की अच्छी से आपको अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। जी और इंग्लिश, जैसा कि हमने कहा, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। जैसे हिंदी में है, संस्कृत में है, तो उसको जब भी ज़रूरत पड़े किसी को भी हम साइंटिफिकली बताने, उसको जो भी हो साइंटिफिक अप्रोच से ही आपकी वैल्यू बढ़ती है। हमारे जो जितने भी ग्रंथ हैं, रिसर्च ये जो क्या कहते हैं, जो भी हमारा टीकाएं हैं रेफरेंस उस- बुक्स, हाँ रेफरेंस बुक जितनी भी हैं वो संस्कृत में होंगी, फिर उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। तो हम जहाँ तक कोशिश करें संस्कृत से पढ़ें, उसको हिंदी में कर लें कन्वर्ट, या अगर आपको एब्रॉड जाना है तो संस्कृत से डायरेक्ट इंग्लिश में करिए। और उस एक एक जो श्लोक दिए हुए हैं उसको समझाने की, दूसरों को समझाने की जो है अपने अंदर योग्य हो क्षमता जाएंगे होनी जी चाहिए, उसको कैपेबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। वो कैपेबिलिटी होगी तो हम दूसरे कंट्री के जो भी क्योंकि साइंटिस्ट होंगे या आयुर्वेद को सीखना चाहते होंगे, जिसको भी वो बताना हो तो हम उनकी लैंग्वेज में उनको बता सकें। और साइंटिफिक अप्रोच हर चीज़ के लिए रखना, इसीलिए आयुर्वेद के साथ एलोपैथिक का पोर्शन रखा जाता है कि हम आयुर्वेद को साइंटिफिकली कैसे बता सकते हैं। अभी भी क्या होता है कि जैसे बॉडी में बायोकेमिस्ट्री, इसीलिए हम सबको कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री ज़रूर पढ़िए। जी बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो पूरा जो मैकेनिज्म है बॉडी की उसको वो आप पता समझेंगे चलेगा। अच्छे से। फिजियोलॉजी खूब अच्छे से पढ़ना चाहिए। हम सभी स्टूडेंट के लिए ये एडवाइस करेंगे और सुझाव देंगे कि फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी इतनी अच्छी तैयार होनी चाहिए। फार्माकोलॉजी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास आयुर्वेदिक फार्माकोपिया है, हमें उसको अच्छी तरह से जाना है। एवरी मेडिसिन को जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और उसको डिजीज़ से कैसे टैली किया जाता है, क्योंकि जो आपका हमारा सिद्धांत है दोष धातु मल, जी अब उसको मेडिसिन और डिजीज़ के बीच में कैसे साम्यता बैठानी है,
इसी को साइंटिफिकली प्रोपोगेट करना है और दूसरे लोगों को समझाना है। तब आप सभी लोग समझेंगे कि हाँ आयुर्वेद एक जिसको कहा जाता है कि साइंस ऑफ लाइफ, जी जी, उसको समझेंगे और करेंगे। जी सर, गलती यही होगी ना। हाँ। हमने आयुर्वेद को इसी, अगर फादर ऑफ सर्जरी देखें तो सर वो हमारे ससुर जी रहे हैं, बट हमने उन चीज़ों को छोड़ दिया बीच में। तो हमने अब हम क्या करें, साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कई चीज़ों को। और सर तो इसको सर कैसे देखते हैं, मतलब आयुर्वेद में जो रिसर्च है वो सर और ज़्यादा कैसे आप उसको प्रभावित करते हैं? रिसर्च के लिए देखिए एक हमारा जो CDRI है जी, और मेडिसिन पे रिसर्च करने का तरीका जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का NCISM के अंदर ही उसी में सब आते हैं। हमारे आयुर्वेद का जो आयुष मिनिस्ट्री है जी, उसी में आप लोग देखेंगे तो रिसर्च के सारे प्रोजेक्ट का बताया हुआ होता है। और उसमें पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हम देखते हैं कि स्टूडेंट जो है जो रिसर्च का क्राइटेरिया अभी तक अपनाते आए हैं वो थोड़ा सा लैकिंग है। जी, जी, हम देखते हैं कि केवल वो किसी तरह डिग्री लेने के उसमें रहते हैं, भाग दौड़ में, रेस में। जी, हम चाहते हैं कि आप जिस चीज़ पे टॉपिक पे अपना लिए हो रिसर्च करो, उस मेडिसिन को इस्टेब्लिश करिए। जी, इस्टेब्लिश करना ज़रूरी होता है। जैसे हमारा द्रव्यगुण विभाग है, रसशास्त्र विभाग है, ये दो बहुत ही मुख्य होते हैं। मेडिसिन का प्रिपरेशन, मेडिसिन की आइडेंटिटी और उसमें क्या अल्कलॉइड हैं, क्या केमिकल कंपोजिशन है और हमारे बॉडी पे सेलुलर लेवल पे उसका कैसा एक्शन होता है, क्या इफेक्ट होता है, वो हम जब तक नहीं जानते हैं तब तक हम केवल एक अंधेरे में तीर चलाते हुए ही रहेंगे। तो सेलुलर लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ता है आयुर्वेदिक मेडिसिन का डिजीज़ पे हम जो दे रहे हैं सेलुलर लेवल, क्योंकि आज पूरा वर्ल्ड जो है साइंस का ज़माना है। तो हर मेडिसिन को, हर डिजीज़ को सेलुलर लेवल पे टेस्ट किया जाता है और उसको कैसे उसका जो मेकानिज्म है, मोड ऑफ एक्शन है, वो जानना जरूरी है। मोड ऑफ एक्शन, जैसे हम एलोपैथिक मेडिसिन को किसी को भी उठा लेते हैं जी, हर एक का मोड ऑफ एक्शन लिखा रहता है। जी सर, वैसे ही हम चाहते हैं कि आयुर्वेद की हर मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन कि वो डिजीज़ पे दिया जाएगा तो किस लेवल तक वो काम करता है। जी, जब ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश होंगी, यही होता है रिसर्च का। हम जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU करते हैं दूसरी अच्छी जो रिसर्च लैब हैं, यहाँ लखनऊ में भी कई ऐसी रिसर्च लैब हैं। CDRI का है, CCRAS की हैं, जो आयुर्वेद की बहुत अच्छी लैब होती हैं, सेंट्रल काउंसिल रिसर्च की जो है हमारी। तो उनका हम MOU करके अच्छा रिसर्च आउटपुट लेकर के आएँ तो बहुत ही अच्छा आयुर्वेद को हम आगे ले जाने का, और वही प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं। और हम सभी छात्रों को भी यही एडवाइस करेंगे कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको एकदम मन लगा करके करिए और कहीं भी आप पीछे नहीं रहेंगे। जी सर। और सर एक और चीज़ पूछना चाहूँगा सर, आज जैसे इंटीग्रेशन मैकेनिज्म का वो चला है, मतलब जैसे अपना जिपमर है, तो जिपमर ने भी एक कोर्स लॉन्च किया जिसमें वो इंटीग्रेटेड मेडिसिन यूज़ करेंगे, मतलब आयुर्वेद को और मॉडर्न को। और सर कई लोग इसके साथ भी हैं और कई लोग इसके खिलाफ भी हैं, तो सर आपकी क्या राय है और आप कैसे इसको देखते हैं? ये तो बहुत ही अच्छा होगा अगर ये कंबाइंड हो जाए, क्योंकि UG लेवल पे केवल एक कोर्स होना चाहिए। UG लेवल पे एक कोर्स दिया जाए, मेडिकल जो भी नाम दिया जाए वो तो अलग बात है, वो पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की उसमें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल से जब हो जाएगा एक नाम UG लेवल पे, PG लेवल में फिर इसके बाद वो कौन सी स्पेशलिटी में जाना चाहते हैं, आयुर्वेद या मॉडर्न की, फिर इसके बाद सुपर स्पेशलिटी, तो वैसे ही बनती जाए। अभी आज भी हमारे आयुष यूनिवर्सिटी में अभी मीटिंग थी हमारी 11:30 बजे से, तो उसमें भी हमारे कई कोर्सेज चलाने का वहाँ पे हो गया है, आज ये फाइनल कर दिया गया है। और उसमें आयुर्वेद के सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज, जैसे वहाँ पे एलोपैथिक में होता है MD MS के बाद DM और MCH होते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ भी आयुर्वेद में भी जो सर्जरी से किए रहेंगे MS उनके लिए MCH कोर्सेज, और जो MD किए हुए हैं उनके लिए DM कोर्सेज। आयुर्वेद में भी सर, आयुर्वेद में बहुत बड़ी जानकारी दी आपने। इसी साल से ये शुरू हो जाएंगे। जो BAMS कर रहे हुए लड़के होंगे वो MD के लिए, MD भी जो है जल्दी ही शुरू हो जाएगा अपने आयुष यूनिवर्सिटी में, शुरू तो है ही, उसके और सब्जेक्ट भी बढ़ाए जा रहे हैं और डिप्लोमा कोर्सेज भी बहुत से बढ़ गए हैं, तो और PhD कोर्सेज। जी, तो अच्छा हुआ आप लोगों ने हमारा एक इंटरव्यू रखा जिसमें कि हम आपका क्वेश्चन नहीं रहा, अच्छा हुआ कि इस तरफ ले आए घुमा करके हमें। तो UG लेवल पे और डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज
उसके साथ में पीजी में और भी सब्जेक्ट बढ़ाए जा रहे हैं। सभी कॉलेजों को इनवाइट किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट में पीजी चलाएं अपने यहाँ। और रिसर्च के लिए जो ज़रूरी होता है, एनिमल हाउस की भी व्यवस्था की जा रही है। हमारे यहाँ इस कॉलेज में बंद हो गया था, उसको भी हम शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा। यूनिवर्सिटी लेवल पे भी है, जो कॉलेज के स्टूडेंट चाहेंगे रिसर्च करना वहीं जा कर के रिसर्च करें एनिमल हाउस बना करके। जी। तो आज ही फाइनल कर दिया गया है, तो अच्छा। जल्दी ही इस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके बाद और एमडीएमएस करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज के लिए जी। एमसीएच और डीएम DM ये कोर्सेज शुरू होने जा रहे हैं हमारे आयुष विश्वविद्यालय में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यही तो है अपॉर्चुनिटी, जितनी मिलती जाएगी, जितने आप इस एकदम विशेषज्ञ अच्छे बनते जाएंगे, तो आप सेवाएं देने में, कहीं भी आपकी सेवाएं लेने के लिए तो हर कोई हाथ बढ़ा रहा है। जी। एलोपैथिक वाले भी चाहते हैं कि उनको आपका ज्ञान मिल जाए, लेकिन वो शॉर्ट कट रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करने देंगे। हम चाहते हैं कि कोर्स यूजी लेवल पे एक हो, पीजी लेवल पे जाकर के वाइड हो, उसके बाद वाइडेस्ट जो तरीका है सबसे अच्छा सुपर स्पेशलिटी, तो वहाँ पे जाकर के सबको एकदम अलग अलग। तो आप अपने को तैयार रखिए, आगे इसी तरह और भी रास्ते मिलते रहेंगे, बहुत से अच्छे ऐसे मौके मिलेंगे। किसी को मतलब अपने को डिमोरलाइज नहीं करें, एक दूसरे को भी प्रोत्साहित करते रहिए, रास्ते निकलते रहेंगे। अभी आप लोगों की उम्र अंडर ग्रेजुएट लेवल की है, देखिए आपके अभी ग्रेजुएट होते होते बहुत कुछ और रास्ते निकल आएंगे। हमारी केंद्र सरकार आयुष मिनिस्ट्री जब से बना है बहुत ही अच्छा काम करता जा रहा है, और प्रदेशों में भी सभी जगह अपने आयुष का विभाग जब से यूपी में भी बना है, कितनी ढेर सारे सुविधाएं दी जा रही हैं सभी कॉलेजों को। प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि वहाँ पे भी एकेडमिक एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, और सब इसी तरह से एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए हम चाहते हैं कि आयुर्वेद एक बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म बनाए अपना। जी। और सर दूसरा क्वेश्चन, ठीक, तो सर जैसा कि आप साउथ में देखते हैं और जैसे अपना नॉर्थ इंडिया है, तो नॉर्थ इंडिया में थोड़ी सी नेगेटिविटी है आयुर्वेद को लेकर, लेकिन वहीं साउथ की बात करते हैं तो साउथ में आयुर्वेद बहुत फेमस है। जैसा कि अभी एक किसी कंट्री के, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनकी बेटी की आई सर्जरी होने की वजह से वो शायद प्रॉब्लम हो गई थी, तो मोदी जी ने भी इसका जिक्र किया था कि वो केरल से अपना इलाज कराएं तो उनकी आंखों की मतलब रोशनी आ गई। तो सर आप साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया कैसे कंपेयर, और कैसे आप देखते हैं कि क्या वो अच्छा कर रहे हैं और क्या हम लैग कर जा रहे हैं कि उतना हम मॉडर्न में मतलब वो नहीं आयुर्वेद में? अब ये देखा जाए कि जो साउथ इंडिया में है, पंचकर्म बहुत ही डेवलप्ड फॉर्म में है। उनकी जो देखा जाए हर मरीज पे पंचकर्म कराया जा रहा है। जी। पंचकर्म अगर हम यहाँ पे भी करने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि पंचकर्म के ही माध्यम से, क्योंकि हम कोई भी मेडिसिन देंगे शरीर का शोधन होना जरूरी है, जी। आंतरिक और बाह्य। जब उस शरीर का शोधन होता है तभी तो कोई मेडिसिन काम करेगी। अगर घड़ा चिकना होगा तो कहाँ पे उस पर दवाई काम करेगी? कोई नहीं दवाई काम करेगी। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि शोधन करना। अब वहाँ पे हम भी एक 7-8 साल पहले गए थे। अच्छा। जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं उनका कॉलेज है जी। चेन्नई में। जी। उनके कॉलेज का CCIM का, पहले CCIM होती थी, NCISM का विजिट करने उनका कॉलेज में देखा हमने। एवरी पेशेंट पर जो पंचकर्म थेरेपी इम्प्लीमेंट हो रही थी, मतलब सब पे पंचकर्म कराया जा रहा था, चाहे वो प्रसूति का तंत्र का स्त्री रोग का पेशेंट हो, चाहे वो शल्य का पेशेंट हो, चाहे वो पेट का मरीज हो, चाहे वो जॉइंट पेन जिसको कहते हैं वो गठिया के हों, रोमेटाइड आर्थराइटिस के हों, स्किन डिजीज़ के हों। अब देखा जाए कि स्किन डिजीज़ में कैसे मिलता है, और 2-3 एग्जांपल हम देते हैं जो जिसका कि आयुर्वेद में आकर के हम अपने को समझते हैं कि बहुत ही भाग्यशाली हैं। अच्छी बात है कि और हम जितना कर सकते हैं आगे भी जनरेशन में करते कराते रहेंगे। एक एग्जांपल देते हैं स्किन डिजीज़ का। जी। उसको वोमिटिंग, जिसको बमन कर्म, क्योंकि स्किन डिजीज में बमन कर्म ही सबसे अच्छा लाभकारी काफ़ी अच्छा होता है। तो बमन कर्म कराने के बाद एक करीब उसको 1 महीने के अंदर पेशेंट का एकदम स्किन क्लीन हो गई। बमन कर्म के बाद तब जो भी इंटरनल मेडिसिन या लोकल मेडिकेशन, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। और एक दो पेशेंट के ऐसे हैं जिनमें सेरिबेलर पैल्सी,
सेरिबेलर पैल्सी में क्या होता है, सेरिबेलर पैल्सी देखे होंगे आप लोग, पेशेंट जी, ऐसे 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 जी, चलता है जी, जिग जैग में, हाँ। उसका कुछ कोई कंट्रोल नहीं रहता, मोटर नहीं, कंट्रोल, नहीं। ठीक है ना। तो सेरिबेलर पैल्सी के पेशेंट को देखा है कि एकदम से वो बढ़िया से खड़ा होकर के चलता हुआ 4-5 महीने के ट्रीटमेंट में। और भी कई ऐसे पेशेंट, हमारे माननीय मंत्री जी डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु जी बरेली गए थे, वहाँ पे एक पेशेंट का चल रहा था, तो उसका इंटरव्यू, मतलब जब वो राउंड कर रहे थे हमारा, तो उस समय पेशेंट पंचकर्म के टेबल पे लेटा हुआ, उसके पेरेंट्स से भी पूछे, बच्चा था वो, मुझे लगता है 8-10 साल का जी, उसको भी था यही प्रॉब्लम, सेरिबेलर पैल्सी। तो उन्होंने करीब 2 महीने 3 महीने से करवा रहे थे, काफ़ी कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट हो, बच्चा खड़ा होने तक का आ गया था, बस समझ लीजिए कि एकदम एग्जैक्ट वो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाता था, इतना था। और भी ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हमने देखे हैं, क्योंकि 1995 से हम आ गए हैं इसी में क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। तो पढ़ाई 10 साल की रही, 95 से 85 to 95 पढ़ाई रही, और उसके बाद 95 से अब तक, मतलब सर मैं तब तो पैदा भी नहीं हुआ था मैं। हाँ, तो वही कह रहे हैं 95 से अब तक कहेंगे कितना, 30 ईयर। जी। तो 30 ईयर का, इसीलिए हम संपर्क में रहते हैं हमेशा ही चिकित्सकों को, और उनको हम प्रमोट करते रहते हैं, इनकरेजमेंट हम देते रहते हैं कि आप करिए और अच्छा लाभ होगा। तो इस ढंग से जब लोगों को इनकरेजमेंट मिलता है, हमारे जो फिजिशियन होते हैं, सर्जन होते हैं आयुर्वेद के, उनको अगर इनकरेजमेंट मिलता है तो वो और भी अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। हम प्रोत्साहन देना बहुत अच्छी बात मानते हैं, और काम जो अगर करता है उसकी हम तारीफ़ करना भी हमारे मन में है कि हम हमेशा तारीफ़ करते हैं। थोड़ी सी कमी अगर रह गई हो किसी में तो पूरा कर लिया जाता है, क्योंकि अगर कोई भी काम कर रहा हो कोई, तो उसमें थोड़ी बहुत कमियां तो रहेंगी, ऐसा तो है नहीं कि वो परफेक्ट कुछ नहीं होता है। ईश्वर भी होते हैं तो वो भी परफेक्ट नहीं है, कहीं कहीं कमी उनमें भी होती है, वो मानते भी हैं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने माना ही है कि प्रत्येक आदमी जो है संपूर्ण नहीं है। तो इस ढंग से बहुत से ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हम दें जिनमें कि आयुर्वेद ही सफलता देने वाला होता है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो आप लोग भी ऐसे ही करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब पहले से और अब में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो हम जब पढ़ना शुरू किए थे तब और अब जहाँ देखते हैं अब, तो तब और अब में ज़मीन आसमान का अंतर कहा जाए। ठीक है, पढ़ाई में, उसकी क्वालिटी में और रिसर्च में, इसके बाद उसके जो ट्रीटमेंट का तरीका है, जो गवर्नमेंट का हेल्प गवर्नमेंट की हेल्प जो मिल रहे हैं चिकित्सकों को, वो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के पढ़ने के बाद खूब स्कोप है। आप नौकरी करिए, अपना बिजनेस करिए, प्रैक्टिस करिए, अपनी कंपनी खोलिए। कंपनी खोलिए, कितना लोन देने के लिए गवर्नमेंट तैयार है। और ये लोन आयुष मिनिस्ट्री से सीधे सीधे मिलता है। कितने प्रोजेक्ट आप उस पर देखिए, आयुष मिशन, जो नेशनल आयुष मिशन बना हुआ है, नेशनल आयुष मिशन इतने पैसे देने के लिए तैयार है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। कोई भी एक ग्रेजुएट हो, वहाँ से एक प्रोजेक्ट तैयार करे, भेजे, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो आपको 2, 4, 10, 20 करोड़ देने के लिए तैयार है वो, और विदाउट रिफंड एकदम। अच्छा, तो इस ढंग का तो आप अपने में सब लोगों को बताइए कि आप, सर ये बात लोगों तक पहुँच नहीं पाती सर। बिल्कुल, तो इसलिए नेशनल आयुष मिशन की आप वेबसाइट खोलिए, नेशनल आयुष मिशन की वेबसाइट खोलिए, CCRAS की वेबसाइट खोलिए। आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो इतने ढेर सारे प्रोजेक्ट हैं, पेज वाइज मैं बता दूंगा किस पेज पे कौन सा दिया हुआ है। आयुष मिशन के किसके लिए क्या प्रोजेक्ट हैं। हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए। आप 1 करोड़ 1.25 करोड़ का बजट है, आप प्लांटेशन, आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्लांटेशन शुरू करिए। वो पैसा आयुष मिशन लेगा नहीं आपसे, अभी समझ लीजिए। अच्छा, आपके पास ज़मीन हो, प्लाट है, प्लांटेशन शुरू करवाइए, देखिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आयुष मिशन का वेबसाइट पे देखते हुए स्टडी करिए, हर एक को बताइए। आप लोग इसको सब लोगों में प्रचार करिए इसका। जो कुछ भी न समझ में आए वहाँ पे जाइए, देखिए कितने भारी भरे हुए प्रोजेक्ट, तो कमी नहीं है। सर एक और चीज़ ना, बच्चे 2 ही ऑप्शन देख पाते हैं। जैसे वो सोचते हैं BMS के बाद या तो MO बन जाए या फिर PG कर लें, और PG की सर सीट कम है, बट इनके पास ये सब सारी चीज़ें उनको पता नहीं है कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। वो अपना क्लिनिक पंचकर्म खोल सकते हैं, ये सब है। और सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा
कि सर जैसे कहीं ना कहीं जो मॉडर्न है उसकी मॉडर्न की सबसे बड़ी ताकत जो है वो है सर उसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट। तो सर आयुर्वेद में हम कहीं ना कहीं इमरजेंसी में उतना सर अच्छा मतलब हमको उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता, या फिर हमारी दवाइयाँ मतलब लोगों को ऐसा लगता है आम लोगों को कि दवाइयाँ थोड़ी धीरे काम करती हैं। तो सर इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं? अब देखिए, इमरजेंसी में तो एक होता है कि किसी को चोट लग गई या फ्रैक्चर हुआ, एक्सीडेंट हुआ, किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो वो तो एलोपैथिक के पास ही आपको जाना ही पड़ेगा। जी जी जी। ठीक है। और सर्जिकल और ऐसा जो किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ हाँ गया, जी जी। हार्ट अटैक आ गया, कोलैप्स में जा रहा है पेशेंट, एक्सीडेंटल केसेस, तो दो जगह ऐसे हैं, एक मेडिसिन में एक सर्जरी में, जहाँ इमरजेंसी के लिए आपको एलोपैथिक में जाना ही जाना है। उसके बाद जब उसका थोड़ा सा इस्टेब्लिश होता है वो बीमारी, जैसे स्ट्रोक में गया है, हार्ट का हुआ, उसके बाद धीरे धीरे आयुर्वेद की तरफ आइए, जी आयुर्वेद की तरफ आइए, एलोपैथिक छोड़ते जाइए। हम अपने ही बताएं, जी 3 साल पहले जो अपनी स्टेट काउंसलिंग होती, पीजी की काउंसलिंग थी, जी यहाँ पे होता है गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज में। जी 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 नेशनल वाले। हाँ, तो उसमें जो बोर्ड होता है, उसके बोर्ड के मेंबर हम भी थे। तो अच्छा। बोर्ड मेंबर होने पर भी बहुत ढेर सारे रहता है प्रेशर की कहीं कोई गलती ना होने जी पाए, जी किसी गलत कैंडिडेट का एडमिशन ना हो जाए, या कोई सही कैंडिडेट है जिसको ज़रूरी है वो देना, जिसकी है तो उसको नहीं मिला तो भी गलती हो गई। तो इन सब को देखते हुए भी होता था बहुत चौकन्ना रहना हर चीज़ में। उस समय इतना हुआ तो हमारे भी जो है पता नहीं कहाँ से शुगर बढ़ रही थी, ब्लड शुगर लेवल जी। 512 पहुंच गया था। अच्छा। लेकिन हमें कोई ऐसा ज़्यादा वो नहीं पड़ता था इफेक्ट। जी तो ऐसे ही 2-3 बार चेक करवाते करवाते फिर इसके बाद हमने भी थोड़ी एलोपैथिक मेडिसिन शुरू की। जी फिर इसके बाद आते आते आयुर्वेदिक मेडिसिन पे आए। अब होता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी खटा करके धीरे 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 एकदम ख़त्म, जी कभी एकदम नॉर्मल, कभी कभी होता है कि वैसे बिना मेडिसिन के भी हमें शुगर लेवल कम हो रहा हो ऐसा लगता है, जी इसलिए खा लेता हूँ। जी तो देखिए क्या है, जहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो पेट की बीमारी हो, लीवर का डिसऑर्डर हो, किडनी की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ आपका आयुर्वेद ही आयुर्वेद है। जी जी अगर ये जो है बंधत्व, जिसको बंधत्व महिलाओं में, जी जिसमें कि उनमें कंसेप्शन नहीं होता है, उसमें भी आयुर्वेद बहुत सफल है। तो आप ग्रेजुएट लेवल पे भी एक मेडिसिन को पकड़िए, जी एक डिजीज को पकड़िए। हाँ। ऐसे बहुत से फिजिशियन देखा है हमने हम्म, कि एक मेडिसिन को पकड़ लिया, एक बीमारी को पकड़ लिया, अब उसी में उनका नाम हो रहा है। एक बनारस में है संतोष करके डॉक्टर, वो शायद बरेली का ग्रेजुएट है। अच्छा। इस समय आयुर्वेद की प्रैक्टिस पता नहीं कहाँ कहाँ से वो जो है उसके पास पेशेंट आ रहे हैं। जी ऐसे ही हैं, हर शहर में देखेंगे 2-4 लोग जरूर होते हैं। एक आपके हैं यहीं पे डॉक्टर विनोद सिंह, हाँ। घर पे प्योर प्रैक्टिस करते हैं आयुर्वेद की। अच्छा। कह रहे हैं कि शुरू में तो लगा था ऐसा, लेकिन अब उनके यहाँ भी इतने मरीज होते हैं और काफ़ी रिनाउंड हो गए हैं। वो भी हैं यहीं, आपको लोगों को पढ़ाते होंगे। अच्छा संतोष सर, संतोष विनोद सर। हाँ। अच्छा। अभी तो क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ना वो, जी 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 इसलिए वो शाम के टाइम में प्रैक्टिस करते हैं। अभी तो उनका रिन्यूअल अभी नहीं हुआ है, जी लेकिन वो हमें बताने लगे कि वो प्योर आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसे ही आयुर्वेद की जो प्रैक्टिस करने वाले हैं प्योर, थोड़ा समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ती है कि मेडिसिन की प्योरिटी हो और आपको कंफर्म डायग्नोसिस की तरफ की एक तरफ जाइए कि वो बीमारी वही है। जब बीमारी और मेडिसिन दोनों एक साथ मिल जाएंगे, सही सही हो गया, 2-3 डोज में ही पता चल जाता है कि यहाँ कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है और हम सही जगह पे हैं। तो यही पहचान करना स्किल है। तो हम कहते हैं स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। थ्योरी तो होना ही चाहिए, थ्योरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए है जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक्सपोजर होगा मरीज के साथ, जी मरीज के साथ जितना एक्सपोजर होगा उतना ही आपका खुलेगा, जी, जितनी सोचने की हिस्ट्री ले पाएंगे उतना हाँ, वो सोचने की क्षमता बढ़ेगी। आप कितना वाइड सोच पाते हैं, उस एक बीमारी पे कितने ढंग से सोचते हैं, ठीक है ना। जी जितने तरीके से सोचेंगे उतना ही उसका फिर एक्सट्रैक्ट निकल के आएगा, है ना। एक्सट्रैक्ट निकलता है, कोई भी चीज़ का निकालो एक्सट्रैक्ट तो इतना से निकलता है ना। जी तो वैसे ही एक्सट्रैक्ट निकालना है। एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद आप मरीज को शुरू करिए और कॉन्फिडेंस में, उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए। मरीज को सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, कॉन्फिडेंस में ले नहीं पाते हैं लोग। बहुत बार देखा गया है, मरीज आया एक बार, थोड़ी इधर उधर की दवाई लिया और उसके बाद चला गया। तो ज़्यादातर तो ऐसे ही मरीज आते हैं, नए मरीज तो बहुत कम ही आने को कोशिश करते हैं आयुर्वेद में।
अभी हमारे यहीं लखनऊ अपने आयुर्वेद कॉलेज में जी जी बहुत ही दूर दूर से मरीज आ रहे हैं, जी। अच्छा। बहुत दूर हाँ दूर सर, से आते ओपीडी में हैं। संख्या बढ़ गई हाँ, सर ओपीडी में काफ़ी। संख्या बढ़ गई, 500 के ऊपर जा रहा है, अब जी, धीरे रोज धीरे पर डे बढ़ेगी, का। अब जी। बढ़ेगी, क्योंकि हम वो सब कुछ चीज़ें कार्यरत हैं उसके हाँ लिए। हैं जी। जो, क्योंकि हम सबको प्रोत्साहित करना जानते हैं, जी। चाहते हैं कि सब मन से काम करें, किसी को कोई डिमोरलाइजेशन नहीं, कहीं ह्यूमिलिएशन नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। ह्यूमिलिएशन भी नहीं होना चाहिए, डिमोरलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। वो सर जैसा कि सर आप वर्तमान में तो आरएसी में हैं, इसके पहले सर आप बरेली में थे। सर जब आप नए नए यहाँ पे आए थे तो लोगों के बीच काफ़ी वो था कि नए नए सर आ रहे हैं, ये मतलब थोड़े ज़्यादा वो क्या एग्रेसिव हैं, वो थोड़े से मतलब डर का माहौल था सर। तो इसको आपने कैसे टैकल किया? देखिए, हम कभी किसी को नहीं डराए हैं। आप हमारे पिछले कार्यकाल को देख लीजिए, बरेली का ही देखिए। जी डराना नहीं, हमारा काम, हमारा उद्देश्य है काम करवाना। जी काम कराने के लिए जो भी तरीका अपनाना पड़े वो करेंगे। जी सर। तो उसको जो लोग समझ लें, जैसा भी है, जी जी काम करना है। हम जिस उद्देश्य के लिए इंस्टीट्यूट में आए हैं, जी। इस क्षेत्र में आए हैं, कहा जाए कि सरकारी नौकरी में हैं, तो हमारा उद्देश्य जो हो वो पूरा होना चाहिए, और कुछ भी नहीं, दूसरा उद्देश्य कहीं कोई नहीं। हर व्यक्ति को, हर कर्मचारी को, हर डॉक्टर को हम यही कहते हैं, आप जिसके लिए बने हो वो करो। जी। आप छात्र हैं तो पढ़ाई पढ़ाई करो करिए, जी है ना। अगर एक स्वच्छक है, सफाई कर्मचारी है, सफाई करेगा। माली है तो माली अपना काम करे। जी। अगर वो काम अपना नहीं करता है तो क्यों है? जी, जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है ना, वो है क्यों यहाँ, तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाए। जी सर। जब आप अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हो तो क्यों हो? सरकार का यही है, भाई काम करो, वेतन लो। और ये तो सभी लोग एक शपथ पत्र दे के आते हैं ना, जी सरकारी सेवा में आते हैं, शपथ पत्र देते हैं। जी जो जिस चीज़ के लिए हमारी नियुक्ति हो रही है उसके प्रति हम अवॉइड, जी क्या कहते हैं उसको, अवॉइड विथ डेड जॉब, जी। वचनबद्ध हूँ। हाँ। शपथ पत्र दे करके आते हैं, एफिडेविट पे, नोटराइज्ड एफिडेविट पर लिख करके आते हैं लोग। और संपत्तियों की घोषणा करनी होती है। भाई अगर आपकी संपत्ति बढ़ गई है, जी जितनी आप कमाते हो, जितना वेतन पाते हो, उसमें आपका परिवार का खर्च, पढ़ाई का खर्च बच्चों का चल रहा है, उससे बच करके जो हो रहा है वही तो होना चाहिए आपके पास। जी, जाहिर सी बात। उससे हट के है तो इसका मतलब है कि कहीं आप गलत तरीके से कुछ कर रहे हो ना। जी जी। इसलिए गलत तरीक़ों को अपनाने के लिए हम लोगों को कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, आप सही तरीके से रहिए, ऊपर वाला बहुत कुछ दे रहा है। सर तो सर अब बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस एक सर लास्ट क्वेश्चन, जो सर 2025 है, जो नया अभी आया है जस्ट, वो BMS में एडमिशन लेगा, तो पहली सर डिमोराइज रहता है, तो सर आप उसको कैसे मतलब मोटिवेट कर सकते हैं, उनके लिए कुछ सर आप अगर बोलना चाहें? देखिए, जो अभी 2025 का बैच, अभी काउंसलिंग शुरू होने वाली है कुछ दिनों में, जी। तो उन बच्चों को हम कहेंगे कि आप एडमिशन लीजिए और पहले ही दिन से इसी में अपने को समर्पित कर दीजिए। अगर नहीं आना हो तो पहले से ही न आए। जो स्टूडेंट को सीट मिलनी चाहिए वो उसको मिल जाएगी। अगर नहीं आना चाहते हैं तो नहीं आए, और आना है, आ गए तो उसी में समर्पित होकर के करें। बहुत ही अच्छा स्कोप है, कोई ऐसा डरने की, घबराने की बात नहीं है। दुनिया खुली हुई है, जो आप जितना करना चाहेंगे उसके लिए रास्ते खुले हुए हैं। जी। तो ये नहीं कि हम केवल यहाँ सरकारी नौकरी में बैठे हुए हैं इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हमारा अनुभव, हम क्योंकि हम प्राइवेट जॉब भी करके आए हैं। अच्छा। प्राइवेट जॉब हम 95 से लेकर के 2012 मार्च तक किए हैं। जी। और वहाँ जहाँ भी रहे हैं हम ऐसे ही जैसा बता रहे हैं अच्छा ही करते आए हैं, और खूब इतना अच्छा करते आए रहे हैं कि वहाँ के मैनेजमेंट हमें छोड़ना ही नहीं चाहे। किसी तरह मैं वहाँ से निकला, जी। चलूँ अब, क्योंकि एक जो रहता है कि लगाव बन जाता है सर। गाँव, हाँ, अपने गाँव की तरफ आए, अपनी मिट्टी से जुड़े, क्योंकि इतनी दूर थे हम। कोल्हापुर महाराष्ट्र में थे। इसके बाद वहाँ से आए, साल भर आनंद में थे। पैसों की कमी कहीं नहीं रही जी, क्योंकि सैलरी वहाँ, जब मैं आनंद में आया तो यहाँ से ज़्यादा सैलरी थी। अच्छा। सैलरी यहाँ से ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था प्रोफेसर में, यूपी गवर्नमेंट में जी। आ गया। प्रोफेसर होने के बाद साल भर के अंदर प्रिंसिपल पे सिलेक्शन हो गया कमीशन से। जी। तो अब वर्तमान में मैं अकेला ही प्रिंसिपल हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में, जो कमीशन का प्रिंसिपल हूँ। तो आपके आगे, आपके सामने मैं इसी रूप में हूँ, और बस केवल
सबको यही सुझाव देता हूँ कि जिस जगह पे आप हो अपना काम करते रहिए और खुश रहेंगे। जितना आप अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे खुश रहेंगे, किसी को दुखी मत करिए। और हम न तो दुखी करते हैं न तो दुखी देखना चाहते हैं सामने वाले को। जी अगर कोई कहता है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गई, हम कहते हैं हमारे पास आ जाओ, एकदम नॉर्मल होके जाओगे, ठीक है। जी सर। अगर कोई छात्र हो, कोई कर्मचारी हो, कोई भी हो, हमारे पास आता है तो प्रसन्न होकर के जाता है, हम उसको प्रोत्साहित करते हैं। जी और यही प्रोत्साहन देने का तरीका हमारा हर जगह होता है, यही नहीं कहीं भी हो, चाहे वर्किंग प्लेस से हट के हम होते हैं वहाँ पे भी हम यही कहते हैं कि आप जहाँ पे भी हो, जिस स्थान पे भी हो, केवल अपना काम करिए। ईश्वर ने आपको इसीलिए बनाया है, ठीक है ना। जी ईश्वर ने आपको इसलिए बनाया है, इसलिए अपने कर्म को करते रहिए और फल तो मिलता ही है। हम कहते हैं जी, फल की जाहिर सी इच्छा बात भी मैं रखता हूँ, जी थोड़ा सा उससे हट करके जी सर। फल की इच्छा ना रखो ना, फल की इच्छा हम रखते हैं। हम्म, और वैसे फल, पॉजिटिव फल की, हम्म, हमारे फेवर में हो। नहीं होता है तो प्रयास करेंगे कि अगली बार अपने हमारे फेवर में आए। जी तो जब हम अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, ये तो निश्चित है। कई बार होता है कि अच्छा किए हैं हमें लगता है कि अच्छा किए हैं, लेकिन कहीं कहीं उसमें थोड़ी सी रह गई कमी होगी, रह जाती है। जी इसलिए वो अच्छा फल नहीं आया। अगर आप अच्छा करेंगे और पूरा होगा, जितना होनी चाहिए उसकी कहा जाता है कि इतना हो जाए, इतना परसेंट, तो अच्छा रिजल्ट आता है। जी हाँ, तो उतना परसेंट पे जब भी आप पहुँचेंगे रिजल्ट आ जाएगा आपका पॉजिटिव। जी ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत